नमस्कार दोस्तों। तो हम दृष्टि का टेस्ट सीरीज नंबर 7 है उसका फास्ट रिवीजन कर रहे थे और इसमें 51 तक प्रश्न हो चुके हैं, 52 से देखने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलाना है पंचवर्षीय योजना और उसकी अवधि के साथ। तो हमें पता ही है कि 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हो गई योजना आयोग के स्थान पर। तो हमारे पास 12 पंचवर्षीय योजनाओं के डेटा होने चाहिए, इसमें से 4 दिया हुआ है। तो देखिए, अब गौर से देखेंगे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1961 से 66 तक चला है। तो बी का एक हो जाएगा और ये एक ही विकल्प में है, विकल्प नंबर ए में। तो आंसर तो यहीं से एलिमिनेट होकर के निकल जाता है अगर आपको ये पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में चली थी। अब आगे देख लेते हैं। आंसर तो हमें मिल गया है, विकल्प ए है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 1974 से 1979 तक चला है। तो ए का 3 हो गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला है। तो सी का 4 हो गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2007 से 2012 चला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। और फिर यही 12 से 17 चलता है, जिसको 12वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर था। 53, विकास के एलपीजी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला कथन देखते हैं, इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। तो हाँ, 1991 में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह थे। इन्होंने ही एलपीजी यानी लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस, ये तीनों की शुरुआत की और फिर निजी क्षेत्र को ज़्यादा मौका दिया जाने लगा भारतीय अर्थव्यवस्था में। दूसरा कथन, इस मॉडल ने निजी क्षेत्र के लिए एक बड़ी भूमिका पर जोर दिया। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, पूर्व की तरह आयात प्रतिस्थापन के विपरीत यह निर्यात आधारित विकास की रणनीति पर आधारित था। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। मतलब 1991 से पहले ये होता था कि आयात जो हम कर रहे हैं खुद से उत्पादित करें, इस पर सरकार जोर देती थी। लेकिन 1991 के बाद फिर क्या हुआ कि सरकार इस बात पर जोर देने लगी कि हम आयात के वस्तुओं का हम उत्पादन तो करें ही, साथ ही साथ हम निर्यात करने वाली वस्तुओं का भी उत्पादन करें जो इस देश से दूसरे देश को बेची जा सके। तो एक दो तीन, तीनों सही कथन है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 54, जब श्रमिक कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता के बीच एक बेमेल होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब श्रमिक स्किलफुल भी हो और बाजार में नौकरी हो ही ना, तो उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। 55, भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है। तो ये विवेक जोशी हैं। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विवेक जोशी वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो जनगणना का रिकॉर्ड वगैरह रहता है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत रहता है। दो विकल्प दे देता हूँ, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। विकल्प बी इसका आंसर था। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर। 56, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी उत्तर प्रदेश जल निगम और मैमर्स जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लाहौटी बिल्ड क्वान बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच किस शहर में सीवेज शोधन संयंत्रों के विकास हेतु एक त्रिपक्षीय रियायत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो एक करेंट अफेयर से क्वेश्चन है और इतना जटिल बना के दिया है, लगता है तो बस मुरादाबाद इसका आंसर। विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश जल निगम और मैसर्स जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लाहौटी बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच किस शहर में सीवेज शोधन संयंत्रों के विकास हेतु एक त्रिपक्षीय रियायत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो मुरादाबाद, मतलब मुरादाबाद का जो सीवेज है, सीवेज सिस्टम है, उसको उसमें शोधन संयंत्र का विकास किया जाएगा। तो ये मुरादाबाद से संबंधित हुआ है। 57, गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, विधेयक पहले ही लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित होना बाकी है। तो ये बिल्कुल गलत है, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका है। दूसरा, विधेयक में क्या कह रहा है, विधेयक के अनुसार गर्भपात के लिए कुछ असामान्य मामलों में 24 सप्ताह के बाद राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है। तो ये विकल्प सही है, दूसरा नंबर, तो इसलिए इसका विकल्प बी आंसर हो जाएगा। 58, लक्ष्मण पंडरीनाथ पाई जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये आर्ट यानी कि कला से संबंधित थे। कौन? लक्ष्मण पंडरीनाथ पाई। 59, विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण किया जाएगा। तो फ्लोटिंग पूछ रहा है, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ।
तो ये किया जाएगा सिंगापुर में। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा सौर सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क पूछे तो कर्नाटक बताना है। लेकिन अगर विश्व में सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण किया जाएगा कहाँ, तो ये सिंगापुर। 60। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान या संगठन ने बायो कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो ये पेटेंट प्राप्त किया है किसने? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ने किया। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है? 20 साल के लिए, याद रखना है। भारत में पेटेंट एक्ट है 1970, उसी के द्वारा दिया जाता है। पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा 20 साल के लिए मैक्सिमम पेटेंट के अधिकार दिए जाते हैं। 61। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? अच्छा, इसमें जो सही कथन है वो देखना है, तो मैं सही कथन पहले बोल देता हूँ, फिर बताऊंगा कि गलत क्यों हुआ, जो कथन गलत है। तीसरा नंबर सिर्फ इसका सही है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स में इस योजना के तहत सबसे बड़ा परिव्यय है। कौन सी योजना? उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो इसमें ये तीसरा कथन सही हुआ कि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में इस योजना के तहत सबसे बड़ा परिव्यय है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब एक और दो गलत क्यों हुआ वो देखिए। पहला में लिखा हुआ था कि योजना के तहत उत्पादकों द्वारा किए गए प्रारंभिक पूंजी निवेश के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये प्रोत्साहन राशि का भुगतान इनपुट उन्मुख योजना है, मतलब एक तरह से आगत कितना हो रहा है, क्या इनपुट हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर आधारित है ये। तो पहला गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ था केवल भारतीय कंपनियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती है। नहीं, भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियां इस योजना का लाभ उठा सकती है, इसलिए गलत हो गया। 62। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक? तो याद रखना है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये विश्व बैंक जारी करता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। और 2000 मतलब जो अभी 2018 में 4 4 साल पर ये जारी किया जाता है। तो 2018 में जो आया था, 2018 में हमारा स्थान 44 था। 160 देश के बीच में भारत का स्थान 44 था, और उससे पहले 54 था, यानी कि हमारा स्थान सुधरा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 63। समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है राज्यों को अपना ऋण चुकाने में सक्षम बनाना। किस योजना का उद्देश्य है? समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना करने का उद्देश्य है यही। अच्छा, इसकी स्थापना 1999 से 1999-2000 के बीच में आरबीआई द्वारा किया गया है, और इसका मैनेजमेंट भी आरबीआई करता है। किसका? समेकित ऋण शोधन निधि का। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। 64। निम्नलिखित में से कौन भूमि बैंक प्रणाली का प्रभाव हो सकता है? तो भूमि बैंक प्रणाली का प्रभाव हो सकता है निवेश प्रक्रिया का सरलीकरण। विकल्प ए ही इसका सही आंसर है, जो गलत है उसको छोड़ देते हैं। 65। सूची एक को 2 से मिलाना है। सूची एक में पनबिजली परियोजना है और दूसरे साइड नदी है। तो देखिए, ओबरा पनबिजली परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर है, तो विकल्प ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए विकल्प ए इसका आंसर हो गया एलिमिनेट होकर के। फिर भी आगे देख लेते हैं। माता टीला पनबिजली परियोजना बेतवा नदी पर है। खारा पनबिजली परियोजना आसान नदी पर है। और बेलका पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये यमुना नदी पर है। फिर से बोल देता हूँ, बेलका यमुना नदी पर, खारा आसन नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, ओबरा रिहंद नदी पर। ओबरा भी सिर्फ पता था तो आंसर इसका मिल जाता। 66। निम्नलिखित में से कौन भारत में वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित है? तो वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित कौन है इसमें? पण्य पण्य वस्तु बाजार। पण्य वस्तु मतलब कमोडिटी मार्केट को बोलते हैं पण्य। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 67। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गलत हो गया, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो विकल्प मतलब पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा, भारत ने वर्ष 2020 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी स्थिति में सुधार किया है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, अपनी स्थिति में सुधार किया है। आपके लिए प्रश्न एक छोड़ देता हूँ कि
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा स्थान अब कितना है? डबल डिजिट में है, ये हिंट दे दिया हूँ। 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। एक औद्योगिक संगठन है और उस साइड स्थान है। तो पहला जो है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, यही मेलित नहीं है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड वाराणसी में है, सॉरी कानपुर में है और लिखा हुआ वाराणसी है, इसलिए गलत हो गया। अब जो सही सही है उसको पढ़ लेते हैं। प्रादेशीय औद्योगिक और निवेश निगम लखनऊ में है। यूपी राज्य चमड़ा विकास और विपणन निगम आगरा में है। राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। थोड़ा सा इसको और क्लियरिटी के लिए इंग्लिश वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कानपुर में है। यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन आगरा में है। लेदर वाला आगरा में, याद रखना है। प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लखनऊ में है। और जबकि जो ऊपर वाला गलत था उसका सही सही में पढ़ता हूँ, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, ये कानपुर में है, कोऑपरेटिव था। 69, जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो मोर देन, यानी कि 181 मिलियन से अधिक, मोर देन 181 मिलियन, विकल्प डी इसका सही आंसर था। 70, 1872 से अब तक जनगणना 2021 होगी, तो 2021 में जो जनगणना होगी कितनी बार होगी? वो 16वीं बार होगी। तो 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होने वाली है 2021 में। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, उसके बाद कुछ फैक्ट बता देता हूँ जुड़ा हुआ। चलिए पहले फैक्ट ही बता देते हैं। आज़ादी के बाद अगर पूछे जनगणना 2021 में कितनी बार होगी, तो 8वीं बार होगी। फर्स्ट विधिवत जनगणना जो हुई थी 1881 में हुई थी हालांकि, और लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त थे WC प्लोडन। तो ये तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब विवेक जोशी के बारे में, कि वो जनगण रजिस्ट्रार हैं, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, तो उसके रजिस्ट्रार हैं ये विवेक जोशी। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2022 में उत्तर प्रदेश का, वो कितनेवीं बार होगा, मतलब उसका टर्म कितना नंबर का है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। 71, 71 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, और इसमें व्यक्ति है और पेशा है। तो देखिए, लक्ष्मी प्रिय महापात्रा जो हैं, लक्ष्मी प्रिय महापात्रा डांसर हैं, तो ए का 2 हो जाएगा, और ए का 2 एक ही ऑप्शन में है, विकल्प ए में, तो एक ए नंबर इसका आंसर हो गया। लेकिन आगे देख लेते हैं। हामिद बाकायोको, हामिद बाकायोको एक पॉलिटिशियंस हैं। सागर सरहदी, सागर सरहदी राइटर हैं, यानी लेखक। और ईशर सिंह देओल, ये एथलीट हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए है। 72, भारत में कौन सा राज्य एथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बन गया है बिहार। अच्छा, इसी संबंधित एक क्वेश्चन आया करता था, इथेनॉल नीति मतलब इथेनॉल से संबंधित कुछ था जिसका आंसर कोई और था, जाएगा, वो फ्यूचर में था कुछ। तो याद रखना है, एथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला, लागू कर दिया है, मतलब कि कोई भविष्य में योजना नहीं है, लागू कर दिया है, पहला राज्य बन गया है बिहार। विकल्प सी इसका सही आंसर है। 73, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े द्वारा अनुशंसित भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? तो अगला मुख्य न्यायाधीश नथमलपति वेंकट रमना है। इनको NV रमना भी नाम से भी कहीं कहीं क्वेश्चंस में है, तो ऐसे पूरा नाम इनका है नथमलपति वेंकट रमना। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। एक दो फैक्ट, आर्टिकल 124 के तहत भारत के मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और इसको शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है। 65 वर्ष तक 65 वर्ष तक मतलब कि ये रिटायरमेंट का एज इनका होता है। और ये जो NV रमना यानी कि नथमलपति रमना जो बन रहे हैं, ये 46वें नंबर के होंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। 74, 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर को अवरुद्ध करने वाले विशाल मालवाहक जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम था एवर गिवन नाम था इसका, और ये ताइवान की एक कंपनी है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, ये जो स्वेज नहर है कब ओपन हुआ था? 1869 में ओपन हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण पूछे तो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और ये कृत्रिम नहर है, याद रखना है, मैनमेड है, और भूमध्य सागर को रेड सी से ये जोड़ता है, एक तरीके से भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ता है। इसको मैप में ज़रूर लोकेट कीजिए।
75 गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया? शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2020 से। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। क्या मिलता है गांधी शांति पुरस्कार मिलने वाले को? 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक पट्टिका मिलती है और एक उत्कृष्ट हथकरघा मिलता है। ये बात याद रखना है कि मरणोपरांत 2 लोगों को मिल चुका है गांधी शांति पुरस्कार, 2019 में और 2020 में। ये दोनों साल मरणोपरांत मिला है, ये ऐसा पहली बार हुआ है, याद रखना ये बात। 76 निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक समन्वय और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो काम करता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एक समन्वय और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत मतलब किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय गृह सचिव। अच्छा, इस जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति जो होता है, ये केंद्रीय गृह सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो यानी कि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 77 कृषि उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, भारत में चावल का कुल वार्षिक उत्पादन पिछले 5 वर्षों में गेहूं की तुलना में लगातार अधिक रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, पिछले कुछ वर्षों में दालों का उत्पादन कपास से अधिक रहा है। नहीं, ये गलत है, कपास से अधिक नहीं रहा है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। पहला कथन सही है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 78 2021 से 22 के बजट में घोषित मित्रा योजना निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये टेक्सटाइल से संबंधित है, नहीं वस्त्र उद्योग से संबंधित है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। मतलब इसमें ये बनाया गया है, इस योजना में एक योजना है कि 2021 से 22 में 3 वर्ष की अवधि में कहा गया है कि 3 वर्ष की अवधि में 7 टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना की जाएगी, ये कहा गया है। तो मित्रा योजना याद रखना है। 79 निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कालानुक्रम से चुनना है, इसका चुनाव करना है। तो सबसे पहले जो आया था विश्वेश्वरैया योजना आया था 1934 में। तो तीसरा नंबर तो पहला हो जाएगा, मतलब पहले होगा। तो 3 पहला जो ऑप्शन है पहले, वो विकल्प बी में 3 नंबर पहले नंबर पे ऑप्शन है और किसी में नहीं है, तो इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन और आगे देख लेते हैं। मैंने कहा कि विश्वेश्वरैया योजना 1934 में आई थी, फिर बॉम्बे प्लान 1944 से 45 में आई है, और फिर पीपल्स प्लान जो आया था वो पीपल्स प्लान आया था, ये तीसरा नंबर होगा। इसका डेट पता नहीं है लेकिन इसका तीसरा नंबर होगा, और चौथा नंबर सर्वोदय प्लान होगा। तो विश्वेश्वरैया पहले, फिर बॉम्बे प्लान आया था। 80 नंबर उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात केंद्रों में से एक स्थित नहीं है। तो बुलंदशहर में स्थित नहीं है, बाकी लखनऊ में है जहाँ से आम निर्यात होता है, सहारनपुर में है जहाँ से भी आम ही निर्यात होता है, और आगरा में है जहाँ से आलू निर्यात होता है। 81 उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 82 सूची 1 को 2 से मिलान करना है, पुस्तकें और सिद्धांत और फिर व्यक्ति दी हुई है। तो कैपिटल एंड ग्रोथ के जो मतलब से संबंधित जो व्यक्ति हैं J.R. हिक्स हैं, इसलिए ए का विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। जिससे अभी हम आंसर नहीं मिल सकता क्योंकि 2 ऑप्शन में है। अच्छा, आगे देखते हैं। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो ये एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था 1934 में। इन्हीं के आधार पर विश्वेश्वरैया योजना आया था। तो बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 तो बहुत में है, मतलब 3 में है, इससे भी नहीं पता चल रहा है। बिग पुश थ्योरी, तो बिग पुश थ्योरी किसने लिखा है? बिग पुश थ्योरी लिखा है A.R. रोडान ने। तो सी का 3, अच्छा सी का 3 है, हाँ। तो सी का 3 और बी का 1 जो था, तो इस हिसाब से विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ, ये तो सबको पता होगा। तो देखिए इसी से आंसर एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि डी का 2 होगा द वेल्थ ऑफ नेशन, और अगर नहीं पता है तो डी का 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में विकल्प बी हो गया। चलिए एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ, बिग पुश थ्योरी A.R. रोडान, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक है एम विश्वेश्वरैया, और कैपिटल एंड ग्रोथ J.R. हिक्स। 83 राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 84 योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
पहला कथन है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है, जबकि राज्य केवल कार्यान्वित एजेंसियों के रूप में कार्य करता है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा ये गलत है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। 70-30 होता है, 90-10 होता है, 100% थोड़ी देता है। दूसरा, केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के तहत निधियों का एक निश्चित प्रतिशत केंद्र और राज्यों द्वारा निश्चित अनुपात में वहन किया जाता है और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये पता है, मतलब एकदम पूरी तरीके से गलत है दोनों कथन, क्योंकि जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है उसमें तो मिल करके दोनों फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 70-30 का, या फिर 90, जो पहाड़ी राज्य हैं 90-10 का। और दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 100% वित्त जो है वो केंद्र सरकार देती है और क्रियान्वयन भी करती है। तो ये दोनों गलत हो गया, इसलिए नाइदर 1 नॉर 2। अच्छा, एक चीज़ बताइए, केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो बनती है केंद्र सरकार, वो कौन सी सूची पर बनाती है? संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची? तो संघ सूची पर बनाती है। 85 इकोनॉमिक सर्वे द्वारा बुनियादी आवश्यकता सूचकांक BNI का उल्लेख किया गया है। तो ये 2020-21 के बजट में किया गया है, सॉरी 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे द्वारा किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। क्या किया गया है? बुनियादी आवश्यकता सूचकांक यानी BNI। 86 पुस्तक और लेखक हैं, तो बताने हैं। तो बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, इसके लेखक है AK सिंह। तो ए का, अच्छा जो सही है सो बताना है, क्या बताना? जो सही सुमेलित सिर्फ वो बताना है, तो मिलान नहीं करना है। तो सिर्फ नेम्स ऑफ वुमेन जो हैं वो जीतल थाइल हैं इसके लेखक। नेम्स ऑफ वुमेन्स पुस्तक के लेखक हैं जीतल थाइल। तो सिर्फ यही सही था, बाकी और सब जो है गलत है, लेकिन मैं सही सही उसका आंसर यहाँ पर पढ़ देता हूँ। बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी AK सिंह ने लिखा है। नेम्स ऑफ द वुमेन ये तो बता ही दिया गया कि जीतल थाइमी ने लिखा है, सही सुमेलित था। इसके बाद है फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, तो समीर सोनी ने लिखा है इस पुस्तक को। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, समीर सोनी। अच्छा, एक था एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऐसा करके गांधी जी ने लिखा है। तो इससे हो सकता है क्वेश्चन बने और कन्फ्यूज करे। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस समीर सोनी ने लिखा है। इसके बाद एक और बच गया, क्या बचा? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये महेश भूपति ने लिखा है। 87 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार संभाला? तो अजय माथुर ने कार्यभार संभाला है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में और क्या जानते हैं? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। एक पॉइंट तो ये जानते हैं। 88 हाल ही में जारी की गई वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कितना स्थान दिया गया है? तो 139वां स्थान दिया गया है 149 देशों में, यानी 149 देशों की सूची में भारत का स्थान 139 है। और सबसे पहला स्थान फिनलैंड का है। इसे जारी कौन करता है खुशहाली रिपोर्ट को? UNSDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जो है वो यूनाइटेड नेशन का, वो जारी करता है। अच्छा, एक आता है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप गौर से देखे होंगे तो क्वेश्चन को तो आपको हिंट मिल गया होगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 89 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में P1 मैंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो करंट अफेयर से सिंह राज ने जीता है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा 90। हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में भारतीय सेना की रैंकिंग कौन सी है? तो भारतीय सेना की रैंकिंग चौथा है। पहला स्थान चीन का आता है सैनिक के रूप में, और दूसरा स्थान USA का, तीसरा स्थान रूस का, और चौथा स्थान भारत का आता है। मिलिट्री डायरेक्ट क्या है? एक रक्षा वेबसाइट है। 91 निम्नलिखित संगठनों में से कौन वाशिंगटन सर्वसम्मति से संबंधित है? तो ये वाशिंगटन सर्वसम्मति से संबंधित विश्व बैंक भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है और अमेरिकी कोष भी है। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो दोनों सब लगभग लोगों को याद ही होगा। अमेरिकी कोष में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना है अमेरिकी कोष का गठन भी वाशिंगटन सर्वसम्मति से ही संबंधित था। और तीसरा नंबर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। 92 भारत में वित्तीय समावेशन से संबंधित समिति है? तो सी रंगराजन समिति वित्तीय समावेशन से संबंधित है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 93 वैश्विक निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसको ही हम शायद अंकटाड कहते हैं। तो अंकटाड द्वारा वैश्विक निवेश रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यूएन का स्थायी एजेंसी है अंकटाड, और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका मतलब इसके सदस्यों का सम्मेलन भी होता है 4 वर्ष में एक बार, ये भी बात याद रखना है। 94, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन, इस योजना की शुरुआत राज्य में औपचारिक रूप से वर्ष 2015 में की गई थी। तो ये कथन गलत है, क्योंकि 1 मार्च 2010 से ही औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी। दूसरा, योजना में लाभार्थी के रूप में केवल ओबीसी, SC ST वर्ग लोग ही शामिल हैं। तो ये कथन भी गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भी इस तरह से हो। तीसरा कथन, अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो खाद्यान्न यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। तो हाँ, ये सही है। 5 जो भी लाभार्थी होंगे वो किसी भी मतलब वर्ग के हो सकते हैं, SC ST हो सकते हैं, OBC हो सकते हैं, जनरल के जो भी हों, तो उनको 3 किलो गेहूं दे देंगे और 2 किलो चावल दिया जाएगा। तो तीसरा नंबर सिर्फ सही था, विकल्प सी इसका आंसर हो गया। 95, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान निम्नलिखित में से किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने ही पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा, मतलब किताब लिखी है। तो विकल्प बी, प्रीवियस ईयर जब हम सॉल्व कर रहे थे दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चंस लगभग ईयर पूछे जा रहे थे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 96, निम्नलिखित में से कौन समावेशी विकास का कारक नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि, ये भी है। कृषि क्षेत्र से दूर एक क्रमिक बदलाव, ये भी समावेशी विकास का एक कारक है। व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि, ये भी समावेशी विकास का कारक है। तो तीनों है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97, निम्नलिखित में से कौन सी नीति ब्याज दर और मुद्रा आपूर्ति चरण को संबोधित करती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मौद्रिक नीति, वो इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प ए इसका आंसर है। 98, बजट 2021-22 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुउद्देशीय सीवीड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो सीवीड पार्क जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। सीवीड का मतलब समुद्र के नीचे जो संसाधन है ना, उसकी खोज कर सीवीड बोलते हैं उसको। 99, निम्नलिखित में से कौन सा पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया। तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। पेपरलेस, अच्छा, पहला राज्य ये बना है। नेक्स्ट 100, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 निम्नलिखित में से कहाँ एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। तो जो बजट पास किया है 21-22 में, उसमें कहा गया है कि लखनऊ में एक प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन और है, तो इसको भी देख ही लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सारे करंट अफेयर से लगता है क्वेश्चन। महत्वपूर्ण दिन और तिथि है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है सही सुमेलित नहीं है, विश्व वन्य जीव दिवस, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मार्च, जबकि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और जो सही उसको भी पढ़ देता हूँ। शून्य भेदभाव दिवस, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो 1 मार्च को है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस तो याद ही होगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो सही हो गया। अच्छा, एक ट्रिक बताता हूँ, इससे 3 दिवस याद रहेगा। देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को है ना, फिर मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 22 अप्रैल को भी कोई मनाया जाता है और 22 मई को भी कुछ मनाया जाता है। तो देखिए, तीनों 22 बताता हूँ। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, फिर 22 मई को अप्रैल नहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 102, भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव आयोजन के लिए मार्च 2021 में गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो प्रधानमंत्री स्वयं थे, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2021 में भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक और आतंकवादी रोधी संवाद का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ। तो ये पहला संस्करण था नाइजीरिया के बीच इस तरह का। ए इसका ऑप्शन हो गया। 104, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर है। तो ये फेनी नदी पर है और ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए।
105 उत्तर प्रदेश का पहला गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है लखनऊ में। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, उसका आंसर आपको देना है। काला चावल महोत्सव मनाया गया है, तो वो कौन से ज़िले में मनाया गया है उत्तर प्रदेश में, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए विकल्प दे देता हूँ। सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, इन तीनों में से कोई एक है, आप बताइएगा। काला चावल महोत्सव, और गुड़ वाला तो याद ही रहेगा आपको, लखनऊ। धन्यवाद।